ज्यादातर लोग जो गरीब हैं वो गरीब ही रहते हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास पैसे की कमी है, बल्कि इसलिए कि उनके पास एक ऐसे वेपन की कमी है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता। दुनिया को बिल्कुल वैसा ही देखने की इच्छा जैसी वह है, बिना उन कंफर्टिंग झूठ के जो गरीब लोगों को काबू में रखते हैं। एक कारण है कि अमीर लोग शायद ही कभी बताते हैं कि वो असल में कैसे सोचते हैं। ये जेनरोसिटी नहीं है जो उन्हें शांत रखती है, ये स्ट्रैटेजी है। आपको सिखाया गया था कि हार्ड वर्क का फल मिलता है, लेकिन जो बात ज्यादातर लोग नहीं समझते वो ये है कि हार्ड वर्क कभी वो वेरिएबल था ही नहीं जो मायने रखता था। पोजीशन मायने रखती थी, और लगभग किसी को भी जिसे यह सुनने की जरूरत थी उसे कभी सीधे तौर पर नहीं बताया गया। यहीं से सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि एक बार जब आप पूछना बंद कर देते हैं मैं ज्यादा मेहनत कैसे करूं, और पूछना शुरू करते हैं लेवरेज कहां है जिसे कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, आप एक ऐसा गेम खेलना बंद कर देते हैं जिसे आपको थका हुआ रखने के लिए बनाया गया था, और आप वो इकलौता गेम खेलना शुरू करते हैं जो हमेशा असली था। हम इस पर बाद में वापस आएंगे, क्योंकि ये आगे आने वाली हर बात को एक्सप्लेन करता है। फेज 1 एक परेशान करने वाले सच के साथ शुरू होता है। जिस इकोनॉमी में आप पैदा हुए थे वो एफर्ट को इनाम देने के लिए नहीं बनी थी, ये बनी थी कंट्रोल को इनाम देने के लिए। समय पर कंट्रोल, इंफॉर्मेशन पर, दूसरों के अटेंशन पर। लो इनकम सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल पोजीशन है जिसमें लगभग कोई लेवरेज नहीं है। और कठोर सच ये है कि लो इनकम वाले लोगों के लिए दी गई ज्यादातर एडवाइस उन्हें बिजी रखने के लिए डिजाइन की जाती है, पावरफुल बनाने के लिए नहीं। बजट बनाओ, अपनी कॉफी कम करो, दूसरी जॉब करो, ये बातें बिल्कुल गलत नहीं हैं, लेकिन ये जानबूझकर अधूरी है, क्योंकि आपका वो वर्जन जो थका हुआ है, दबाव में है और छोटी कृपा के लिए ग्रेटफुल है, उसे मैनेज करना आपके उस वर्जन के मुकाबले बहुत आसान है जिसने कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया है। इसकी एक गहरी लेयर भी है। पहली कठोर स्ट्रैटेजी है पैसे के मामले में मॉरल फ्रेमिंग को मानने से इनकार करना। ज्यादातर लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें सिखाया गया है कि पैसा कमाना कुछ हद तक बुरा है, जिसके लिए माफी मांगनी चाहिए। वो डिस्कंफर्ट कोई आपकी अपनी कमी नहीं है। इसे धीरे धीरे 1000 छोटे लेसन्स के जरिए आपके अंदर डाला गया था कि अपनी औकात में रहो, अपनी हद से आगे मत जाओ और हम्बल रहो। एक ऐसी जनता जो ज्यादा चाहने को लेकर गिल्टी महसूस करती है, वो ऐसी जनता है जो खराब निगोशिएट करती है, कम में मान जाती है और उस इंसान को थैंक्स बोलती है जो उनका फायदा उठा रहा होता है। जिस पल आप गिल्ट को इस इक्वेशन से हटा देते हैं, आप ऐसी क्लैरिटी के साथ डिसीजंस लेना शुरू करते हैं जो आपके आसपास के लोगों को परेशान कर देती है। वो इसे बेरहम कहेंगे। ये बेरहम नहीं है, यह एक्यूरेट है। लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं समझते कि एक्यूरेसी ही सबसे रेयर करेंसी है। फेज 2 वह जगह है जहां कंफर्टेबल एक्सप्लेनेशंस काम करना बंद कर देते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी पर ध्यान दें, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का जानबूझकर किया गया इस्तेमाल। अमीर लोग इसलिए ज्यादा नहीं जानते क्योंकि वो ज्यादा स्मार्ट है। वो ज्यादा इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे सिस्टम्स, रिलेशनशिप्स, हैबिट्स और नेटवर्क्स बनाए हैं जो उन्हें पब्लिक होने से पहले ही इंफॉर्मेशन दे देते हैं। लो इनकम वाले माहौल को अक्सर जानबूझकर इस तरह की इंफॉर्मेशन से दूर रखा जाता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। जॉब पोस्टिंग्स, इन्वेस्टमेंट के मौके, इनसाइडर नॉलेज कि सिस्टम्स असल में कैसे फंक्शन करते हैं, ये चीजें सर्कल्स में घूमती हैं और सर्कल्स में एंट्री की शर्तें होती हैं। कठोर कदम यह नहीं है कि आप बाहर होने की शिकायत करें, बल्कि यह पहचानना है कि किस सर्कल के पास वो अगला लेवरेज है जिसकी आपको जरूरत है, और किसी तरह अपना रास्ता उसके करीब बनाना है। भले ही इसके लिए आपको कुछ समय के लिए कोई ऐसा काम करना हो जो आपकी स्किल से नीचे हो, सिर्फ उस कमरे में मौजूद रहने के लिए। यह सुनने में अजीब लगता है क्योंकि इसका मतलब है बिना डिग्निटी के एफर्ट करना। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में डिग्निटी अक्सर सिर्फ वहीं रुके रहने का दूसरा नाम है जहां आप अभी हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी सीधे यहीं से आती है और ये और भी ज्यादा बेरहम है। हर रिश्ते को एक एसेट की तरह इवैल्यूएट करें।
नेगेटिव तरीके से नहीं कि आप लोगों का बुरा इस्तेमाल करें, बल्कि स्ट्रैटेजिकली इस मामले में ऑनेस्ट रहें कि हर कनेक्शन की आपको क्या कीमत चुकानी होती है और यह आपको आगे क्या दे सकता है। ज्यादातर लो इनकम वाले सामाजिक माहौल एकता पर बने होते हैं, जो इमोशनली कीमती है और फाइनेंशियली खतरनाक है, क्योंकि एकता अक्सर उस इंसान को सजा देती है जो ग्रुप से अलग होकर आगे जाने की कोशिश करता है। एक कारण है कि ऐसे बहुत से लोग जो वेल्थ बनाना शुरू करते हैं, उन पर चुपचाप बदल जाने का इल्जाम लगाया जाता है। वो बदले नहीं, उन्होंने बस दूसरों के आराम के लिए छोटा बने रहने से इनकार कर दिया। हम इस पर बाद में वापस आएंगे, क्योंकि यह सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि क्यों इतनी सारी अच्छी शुरुआत सोशल प्रेशर में आकर खत्म हो जाती है। लेकिन इस तीसरी स्ट्रैटेजी के नीचे एक कॉन्ट्रडिक्शन छिपा है, जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह से मिस कर देते हैं। वही रिश्ते जो आपको पीछे खींचते हैं, वो अक्सर आपका इकलौता सेफ्टी नेट होते हैं जब आपका लिया गया कोई रिस्क फेल हो जाता है। लोगों को बहुत जल्दी खुद से अलग कर देना, एम्बिशन के नाम पर उन्हें पूरी तरह हटा देना, गरीबी से ज्यादा लोगों को इमोशनली बैंकरप्ट कर चुका है। कठोर स्ट्रैटेजी वाले लोग पुल नहीं जलाते, वो बस हमेशा अकेले ऐसे इंसान बनना बंद कर देते हैं जिनसे फ्री में पुल पार करने की उम्मीद की जाती है। फेज 3 उस मैकियावेलियन एरिया में और गहरा जाता है, जिसे ज्यादातर सेल्फ हेल्प कंटेंट टच करने से मना कर देता है। चौथी स्ट्रैटेजी है समझदारी के साथ की गई क्रुएल्टी में पेशेंस। दूसरों के प्रति क्रुएल्टी नहीं, बल्कि अपने खुद के शॉर्ट टर्म आराम के प्रति क्रूअल होने की इच्छा। पैसे और स्किल की कंपाउंडिंग एक बहुत ही खास साइकोलॉजिकल आदत को इनाम देती है। खुद को आज एक छोटी जीत से दूर रखने की काबिलियत कल की एक विशाल जीत के लिए जिसे आप अभी नहीं देख सकते। गरीबी इसके बिल्कुल उल्टे इंस्टिंक्ट को ट्रेन करती है, और एक अच्छे कारण से। जब रिसोर्सेस कम हो और अनसर्टेन हो, तो आज मिलने वाली गारंटीड छोटी जीत लेना ही अक्सर जिंदा रहने के लिए सही चॉइस होती है। ये कोई कैरेक्टर की कमी नहीं है, ये इंस्टेबिलिटी में ढल जाना है। लेकिन कठोर सच ये है कि लो इनकम से बाहर आने के लिए आपको कुछ समय के लिए इस आदत को जानबूझकर ओवरराइड करना होगा, इस पूरी अवेयरनेस के साथ कि ये अजीब लगेगा और कभी कभी अनसेफ भी लगेगा। इसकी एक गहरी लेयर भी है, क्योंकि वही इंस्टिंक्ट जो आपको कमी में सेफ रखता है, वही है जो आपको इसके अंदर फंसा कर रखता है। आप सिर्फ सोचकर इस कॉन्ट्रडिक्शन से बाहर नहीं आ सकते, आप सिर्फ एक्शन लेकर ही धीरे धीरे बाहर आ सकते हैं, जबकि वो डिस्कंफर्ट चिल्ला रहा होगा कि आप गलती कर रहे हैं। पांचवी स्ट्रैटेजी है अपने खुद के बिहेवियर में स्केर्सिटी तैयार करना, जिसे आप एक लेवरेज की तरह इस्तेमाल करें, ना कि मजबूरी की तरह सहें। पावर वाले लोग शायद ही कभी खुद को पूरी तरह से अवेलेबल रखते हैं, ना क्लाइंट्स के लिए, ना एम्प्लॉयर्स के लिए, और ना ही दोस्तों के लिए। अवेलेबिलिटी डेस्परेशन दिखाती है, और डेस्परेशन को महसूस करने वाला हर इंसान उसी हिसाब से उसकी कीमत लगाता है। लो इनकम वाला वर्कर जो हर शिफ्ट के लिए, हर फेवर के लिए, हर कम कीमत के लिए यस कहता है, वो अपने आसपास के लोगों को बिल्कुल यही एक्सपेक्ट करने की ट्रेनिंग दे रहा है। बदलाव का मतलब कम काम करना नहीं है, बल्कि अपने समय को ऐसा बनाना है कि वो मिलना मुश्किल लगने लगे और असल में मुश्किल हो जाए। यहीं से सब कुछ फिर से बदलता है, क्योंकि जिस पल आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना शुरू करते हैं, आप कुछ अजीब नोटिस करेंगे। मुश्किल से मिलने की वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट कम नहीं करते, वो आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा करते हैं। जब आप आखिरकार यस कहते हैं, तो उनकी आवाज की राहत उन 100 बार तुरंत मान जाने से कहीं ज्यादा कीमती होती है। इसकी एक गहरी लेयर भी है, और यह मैनिपुलेशन के बहुत करीब बैठती है, क्योंकि यह उसकी बहुत करीब की रिश्तेदार है। छठी स्ट्रैटेजी है अपनी खुद की प्रोग्रेस के बारे में स्ट्रेटेजिकली गायब रहना या चुप रहना। ज्यादातर लोग जैसे ही अपनी पोजीशन बेहतर करना शुरू करते हैं, वो अनाउंस कर देते हैं। उन्हें वैलिडेशन चाहिए होता है, लेकिन ग्रोथ अनाउंस करने से कंपटीशन और जलन पैदा होती है, इससे पहले कि आप उन दोनों का सामना करने के लिए स्ट्रांग बन सके। अमीर लोगों में जो कठोर होते हैं, वो चुपचाप काम करते हैं और सिर्फ तब रिवील करते हैं जब ऐसा करना किसी मकसद को पूरा करे, जब यह कोई दरवाजा खोले,
ना कि सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि बिना डायरेक्शन की खामोशी अकेलेपन में बदल जाती है। स्ट्रैटेजी हमेशा के लिए सीक्रेट रखना नहीं है, ये सही टाइमिंग चुनना है। कनेक्शन बनाने के लिए शेयर करने और अप्रूवल पाने के लिए शेयर करने के बीच का फर्क समझना, और दूसरे वाले को पूरी तरह से इनकार कर देना। फेज 4 आपको इस सब के नीचे बन रहे कोर सच को देखने के लिए कहता है, और इसे एक लाइन में कहना काफी सिंपल है, हालांकि इसके मायने बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। वेल्थ सिस्टम से भागकर नहीं बनाई जाती, ये बिल्कुल बारीकी से ये समझकर बनाई जाती है कि सिस्टम के किन हिस्सों को टूल्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और कौन से हिस्से सिर्फ उन लोगों से पालन करवाने के लिए हैं जो कभी सवाल नहीं पूछते। इसे कानून तोड़ने या लोगों को नुकसान पहुंचाने का इशारा समझने की गलती ना करें। यह कुछ और ज्यादा बेरहम और अपने आप में ज्यादा डिमांडिंग है। अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ऐसी कंफर्टेबल बातों के हवाले करना बंद करने का इशारा जो कभी आपके फायदे को ध्यान में रखकर डिजाइन ही नहीं की गई थी। 7वीं स्ट्रैटेजी सीधे यहीं से निकल कर आती है। हर उस फाइनेंशियल एडवाइस को ऑडिट करें जिसे आपने कभी एक्सेप्ट किया हो, और पूछें कि आपके उस पर विश्वास करने से किसे फायदा हुआ। वो बैंक जो आपके इनएक्शन से प्रॉफिट कमाता है, वो एम्प्लॉयर जो आपकी लॉयल्टी से प्रॉफिट कमाता है, वो कल्चर जो आपके कम में संतुष्ट रहने से प्रॉफिट कमाता है। इनमें से कोई भी ताकत जरूरी नहीं कि ईविल हो, लेकिन इनमें से कोई भी आपके फायदे के लिए काम करने को मजबूर भी नहीं है। और जिस पल आप यह समझते हैं बस ग्रेटफुल रहने का, वो पूरा इमोशनल ढांचा टूटने लगता है। क्योंकि ग्रेटिट्यूड कभी स्ट्रैटेजी की जगह लेने के लिए नहीं बना था, इसे स्ट्रैटेजी की जगह लेने के लिए बनाया गया था। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो अंधे विश्वास से अंधी बगावत की तरफ झूल जाते हैं, हर संस्था को पूरी तरह रिजेक्ट कर देते हैं, जबकि ज्यादा कठोर और ज्यादा इफेक्टिव कदम है संस्थाओं को बिल्कुल वैसे इस्तेमाल करना जैसी वो है। नियमों वाले टूल्स दुश्मन या बचाने वाले नहीं। 8वीं स्ट्रैटेजी है इंस्टीट्यूशनल फ्लुएंसी। क्रेडिट, टैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्ट्स की सटीक मैकेनिक्स सीखना, इसलिए नहीं क्योंकि आप सिस्टम को पसंद करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी भी सिस्टम में सबसे ज्यादा वो लोग भुगतते हैं जिन्होंने कभी उसके नियम नहीं सीखे। पावर उस इंसान की तरफ जाती है जो मैकेनिज्म को समझता है। ये बात मायने नहीं रखती कि वो मॉरली उसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। इसकी एक गहरी लेयर भी है, और शायद 10 में से ये सबसे खामोश और कठोर है। इंस्टीट्यूशनल फ्लुएंसी कोई ग्लैमरस चीज नहीं है। ये आपको एम्बिशन जैसी नहीं लगेगी। ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स रीड करने जैसा लगेगा जिन्हें आप रीड नहीं करना चाहते। ऐसे सवाल पूछना जो आपको उन कमरों में स्टूपिड महसूस करवाएं जहां बाकी सबको पहले से ही आंसर पता लगता है। जो लोग लो इनकम से हमेशा के लिए बाहर आते हैं, वो शायद ही कभी ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने उस डिस्कंफर्ट से बचने की कोशिश की हो। वो लोग होते हैं जो उसमें इतनी देर तक टिके रहे कि उन्हें स्टूपिड महसूस होना बंद हो गया और इनफॉर्म्ड महसूस होने लगा। फेज 5 आखिरी बदलाव शुरू करता है, और यह इससे पहले कही गई लगभग हर बात को नए सांचे में डालता है। 9वीं स्ट्रैटेजी शायद सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है। जानबूझकर अपनी एक ऐसी रेप्यूटेशन बनाना कि आपको समझना कुछ मुश्किल हो। प्रेडिक्टेबल लोगों को कम पैसे देना आसान होता है, नजरअंदाज करना आसान होता है, पीछे रखना आसान होता है। इसका मतलब डिसऑनेस्ट होना नहीं है। इसका मतलब उन लोगों के लिए लगातार इमोशनल ट्रांसपेरेंसी दिखाने से इनकार करना है जिनकी उसे वापस देने की कोई मजबूरी नहीं है। आपका वो वर्जन जो कम आंके जाने पर भी मुस्कुराता रहता है, वो दुनिया को हमेशा के लिए वैसी ही मुस्कान एक्सपेक्ट करने की ट्रेनिंग दे रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग जो नहीं समझते वो यह कि इस स्ट्रैटेजी की एक कीमत है जिसे ज्यादातर लोग चुकाने को तैयार नहीं होते। तुरंत और आसानी से सबका पसंदीदा बनने का नुकसान। समझने में मुश्किल होने का मतलब बेरहम होना नहीं है, लेकिन कभी कभी इसे गलती से बेरहम मान लिया जाएगा और आपको उस गलती को हर बार सही किए बिना उसके साथ शांति बनानी होगी जब भी कोई ऐसा करे। इसे सही करना भी अपने आप में पुरानी कंप्लायंस का वापस अंदर आने की कोशिश करने का एक रूप है।
इसकी एक गहरी लेयर भी है, और यह वो खामोश सेंटर है जिसके आसपास पूरी स्क्रिप्ट बिना सीधे तौर पर नाम लिए घूम रही है। 10वीं स्ट्रेटजी, वो जो बाकी नौ को मुमकिन बनाती है, कुछ समय के लिए उन लोगों की नजर में बुरा बनने की इच्छा, जिन्हें आपके पहले वाले दबे रहने से फायदा होता था। हर वो इंसान जिसने जरा सा भी प्रॉफिट कमाया, आपके उस वर्जन से जिसने कम मांगा, कम में मान गया और ज्यादा माफी मांगी, वो कुछ बदलाव महसूस करेगा जब वो वर्जन गायब हो जाएगा। कुछ इसे एम्बिशन कहेंगे, कुछ इसे धोखा कहेंगे। उनमें से लगभग कोई भी इसे वो नहीं कहेगा जो यह असल में है, खुद की सही कीमत लगाने का एक आसान सा काम। ये वो हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए नहीं क्योंकि यह फाइनेंशियली मुश्किल है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह सोशली महंगा है। लो इनकम पर वेल्थ बनाना कभी भी मुख्य रूप से मैथ की प्रॉब्लम नहीं थी। मैथ, सही कहूं तो, आसान काम है। अपनी कमाई से कम खर्च करें, बचे हुए पैसों को उन एसेट्स की तरफ लगाएं जो कंपाउंड होते हैं। सालों तक बिना रुके इसे दोहराएं जो बहुत स्लो लगते हैं। कोई भी कैलकुलेटर आपको वो दिखा सकता है। जो कोई कैलकुलेटर आपको नहीं दिखाता, वो है एक ऐसा इंसान बनने की साइकोलॉजिकल कीमत जिसे आपका पुराना माहौल पूरी तरह नहीं पहचानता, और बिना पलक झपकाए उस कीमत को चुकाने के लिए जरूरी डिसिप्लिन। लेकिन ज्यादातर लोग जो अब भी नहीं समझते वो ये है कि यह डिस्कंफर्ट इस बात का इशारा नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। ये मौजूद सबसे भरोसेमंद सिग्नल है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो असल में मायने रखता है, क्योंकि कोई भी चीज जो आपको वैसा ही रखे, वो कभी भी आपकी पोजीशन बदलने के काबिल नहीं थी। इस सब के मैकियावेलियन कोर का मतलब कभी दूसरों को मैनिपुलेट करना नहीं था। इसका मतलब था कल्चर, गिल्ट, कमी या भावनाओं के जरिए दूसरों को आपको मैनिपुलेट करने से रोकना, ताकि आप बिल्कुल वहीं रहें जहां से आपने शुरू किया था। इस कॉन्टेक्स्ट में पावर का मतलब डोमिनेशन नहीं है। यह अपने हालात को बिना किसी मीठे भ्रम के देखने की आसान, कठोर क्लैरिटी है, और शुरुआती मोटिवेशन खत्म हो जाने के बहुत बाद तक उस क्लैरिटी पर एक्शन लेने का पेशेंस है। इसके खत्म होने से पहले एक और लेयर है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यह सभी 10 स्ट्रैटेजीज को किसी एक टैक्टिक से विशाल किसी चीज में बांधती है। इनमें से हर एक स्ट्रैटेजी अगर अलग से देखी जाए तो छोटी लगती है। गिल्ट को मना करो, सर्कल ढूंढो, रिश्तों को ऑडिट करो, अपनी खुशी को डिले करो, कम अवेलेबल रहो, प्रोग्रेस के बारे में चुप रहो, जो एडवाइस मिली है उस पर सवाल करो, जिन सिस्टम्स के अंदर आप रहते हैं उनके नियम सीखो, समझना मुश्किल बनो, उन लोगों की नफरत कबूल करो जिन्हें आप काबू में चाहिए थे। अकेले इनमें से कोई भी जिंदगी नहीं बदलेगा, लेकिन एक साथ कंपाउंड होकर हफ्तों की जगह सालों तक लगातार अप्लाई होने पर वो कुछ ऐसा बनाते हैं जो बाहर से लक जैसा दिखता है और अंदर से एक पूरी रीवायरिंग जैसा महसूस होता है कि आप दुनिया में कैसे चलते हैं। आप आने वाले महीनों में कहीं ना कहीं इस क्लैरिटी को उस पल त्यागने के लिए टेम्प्टेड होंगे जब इसकी आपको कोई कीमत चुकानी होगी। एक ऐसी दोस्ती जो आपकी ग्रोथ से जलती है, एक ऐसा आराम जिससे आप आगे निकल चुके हैं, अपने बारे में एक ऐसी कहानी जो अब फिट नहीं बैठती। जो लोग लो इनकम से हमेशा के लिए बाहर आते हैं, वो शायद ही कभी कमरे में सबसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने क्लैरिटी को तब भी बनाए रखा जब उसे बनाए रखना अच्छा लगना बंद हो गया था, और यही आखिर में वो अनसुलझा सच है जिसके आसपास ये पूरी स्क्रिप्ट बिना पूरी तरह से बंद हुए घूम रही है। सेफ्टी की कोई ऐसी फाइनल स्टेट नहीं है जहां स्ट्रेटेजी मायने रखना बंद कर दे। सिर्फ वो चॉइस है जो बार बार ली जाती है, आराम से देखने के बजाय क्लैरिटी के साथ देखते रहने की। और लगभग कोई भी एक बार कंफर्टेबल अंधेपन की राहत चखने के बाद अपनी आंखें ज्यादा देर खुली रखना नहीं चुनता। जो रखते हैं वही वो लोग हैं जिनके लिए यह स्क्रिप्ट लिखी गई थी।